दोस्तों, भारत एक सोच, धर्म, हिंसा और राजनीति के इस एपिसोड में हम आज़ादी के बाद जो सांप्रदायिकता का यात्रा रही उसके बारे में बात करें। पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये सांप्रदायिकता केवल हिंदू धर्म के आधार पे नहीं आई। ज़्यादातर मुस्लिम सांप्रदायिक लोग तो पाकिस्तान चले गए, पर उसमें कुछ अवशेष यहाँ रह गए। एक वो अवशेष और दूसरे यहाँ जिस प्रकार की ट्रीटमेंट, जिस प्रकार का बर्ताव अल्पसंख्यकों को मिला, उसके कारण भी उनके अंदर सांप्रदायिकता बढ़ी। तो आज अंग्रेज़ी में अगर हम कहें तो एक तरफ है मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज़म और दूसरा है माइनॉरिटी कम्युनलिज़म। और इसकी सबसे अच्छा मूल्यांकन जो किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो मेजॉरिटेरियन मुख्य संख्यक सांप्रदायिकता है वो अपने आप को राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत करती है, और जो माइनॉरिटी कम्युनलिज़म है वो एक अलगाववाद के रूप में प्रस्तुत होता है। और लोकतंत्र के लिए मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज़म, मुख्य संख्यक सांप्रदायिकता, ये लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए ज़्यादा खतरनाक होती है। वैसे तो दोनों सांप्रदायिकता खराब है, पर जो मुख्य संख्यक सांप्रदायिकता है इसका एक अलग प्रभाव होता है, अलग इसका असर होता है, जिसके कारण राजनीति में संकीर्णता और दूसरे मूल्य आते जाते हैं। खैर, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, और उसके साथ एक तरफ अंबेडकर जी के विचार, दूसरी तरफ नेहरू की विकास के बारे में सोच, इन दो आधार पे भारत की यात्रा शुरू हुई। और जैसा मैंने पहले बताया, जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर की एक नई परिभाषा रखी। उन्होंने भारत के बांध यानी सिंचाई व्यवस्था, उद्योग धंधे, इंडस्ट्रीज़, शिक्षा, यूनिवर्सिटीज़, साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट्स, इनको भारत के आधुनिक मंदिर कहा, और उसके आधार पे विकास की एक यात्रा चालू हो गई। और दूसरी तरफ जो आरएसएस आज़ादी के आंदोलन से पूरी तरह से बाहर थी। आज़ादी के बाद, मिलने के बाद हमने बहुत देखा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या एक आरएसएस के प्रचारक नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई। और उनका संबंध, वैसे तो आरएसएस ने कहा नाथूराम गोडसे था, चला गया क्योंकि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं थे, पर खैर इसके कारण सरदार पटेल जो उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस पर बंदी लगाई। तो आज़ादी के बाद आरएसएस के एक प्रचारक जो 1936 में आरएसएस को छोड़कर जाकर हिंदू महासभा जिन्होंने ज्वाइन की, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा कि आरएसएस और गोडसे के क्या संबंध रहे, पर एक जो उनका पूरा परिचय था वो एक आरएसएस के कार्यकर्ता, प्रचारक के रूप में था। और उसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें समाज में हुई उसके कारण भारत सरकार ने, जिसमें सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया। और इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाते समय जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आज के समय में मैं उसको और भी ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि आरएसएस की गतिविधियों के कारण समाज में नफ़रत का माहौल बन गया, और इस नफ़रत के माहौल के कारण ही हमें अपना राष्ट्रपिता खोना पड़ा। तो खैर, नाथूराम गोडसे से आरएसएस के संबंध एक बात है, पर दूसरी तरफ आरएसएस ने जिस प्रकार से काम किया, जिस प्रकार से विचारों को, गलत प्रकार के विभाजनकारी विचारों को समाज के लोगों में डाला, उससे सरदार पटेल को बहुत चिंता थी। खैर, अब उस समय बैन हटने के बाद आरएसएस थोड़े दिन तक संकट में रहा। पहले तो वैसे इन्होंने फैसला किया था कि हम प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं जाएंगे, पर 1950 के दशक के शुरुआत में हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक प्रस्ताव रखा गोलवलकर के पास। गोलवलकर जो आरएसएस के सरसंघ चालक थे, और एक नई पार्टी बनाने की योजना आई। इस पार्टी में एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरी तरफ आरएसएस के प्रचारक दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और ऐसे बहुत सारे लोगों को इस पार्टी में काम करने के लिए आरएसएस ने भेजा। भारतीय जनसंघ बनी, और भारतीय जनसंघ बनने का मुख्य आधार, उनकी जो मुख्य राजनीति थी वो थी हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना।
और ये जो उस समय सहकारी खेती, पब्लिक सेक्टर जो बन रहा था, इसके पूरी तौर से खिलाफ थे। और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहते थे, एक उनका पोस्टर था 1950 के दशक के चुनाव में, सहकारी खेती से बचने के लिए जनसंघ को वोट दो, ऐसा भी इनका एक प्रकार का पोस्टर था। खैर, ये एक तरफ इनकी आर्थिक नीतियाँ, एक तरफ इनकी आर्थिक नीतियाँ, और दूसरी तरफ इन्होंने जो मुद्दे उठाए, वो पहला मुद्दा था यहाँ के अल्पसंख्यकों को डराने का, उनको भारतीय न मानने का। और इसलिए उन्होंने एक कैंपेन चलाई, मुसलमानों का भारतीयकरण होना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत अल्पसंख्यकों के लिए अपमानजनक बात थी कि पार्टीशन के बाद वो यहाँ अपनी मर्ज़ी से रहे, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने चुनाव किया कि वो एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहना चाहते हैं। कुछ लोग मजबूरी से रहे होंगे निश्चित रूप से, पर ज़्यादातर लोगों ने यहाँ रहने का जो फ़ैसला किया, उसके बावजूद उनको अपनी भारतीयता, उनकी भारतीयता पे, उनकी इंडियननेस पे एक सवाल खड़ा किया गया। उसके बाद जो दूसरी कैंपेन इनकी तरफ से हुई, वो गौ रक्षा के लिए थी, और गौ रक्षा का जो मामला था, ये उनका मुख्य मामला था। उस समय अगर आप देखें तो दूसरी जो संगठन थे, विद्यार्थी संगठन, प्रगतिशील संगठन, वामपंथी संगठन, वो मांगे कर रहे थे किसानों के अधिकारों की, मज़दूरों के अधिकारों की, शिक्षा में परिवर्तन की, शिक्षा में सुधार की, वगैरह वगैरह। पर उसके दूसरे कंट्रास्ट में आप देखेंगे कि ये मुख्य संख्यक सांप्रदायिकता ये किन मुद्दों को लेकर चल रही थी। खैर, इनका काम चलता रहा, और एक तरफ प्रचारकों को तैयार करना, इनका काम चलता रहा दो धरातल पर। एक तरफ से लगातार चुपचाप प्रचारकों को, स्वयंसेवकों को तैयार करना, देश के अलग अलग भागों में अपनी शाखाएं खोलना, और दूसरी तरफ जो राजनीति के आधार पे इन्होंने जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों को एक भावनात्मक मुद्दों का रंग देने की कोशिश करना। इसी बीच बहुत सारी राज्य सरकारों में संयुक्त विधायक दल के माध्यम से ये सत्ता में आए, और उसके पहले इन्हें एक बहुत बड़ी स्वीकार्यता, लेजिटिमेसी मिली जब जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन छेड़ा। ये बहुत बड़ा आंदोलन था, विद्यार्थियों का इसमें बहुत बड़ा सहभाग था। ये भी मोटे तौर पे करप्शन वगैरह के और बाकी चीज़ों के ख़िलाफ़ था, जैसे बाद में अन्ना हज़ारे का आंदोलन भी करप्शन के ख़िलाफ़ मुख्य रूप से डायरेक्टेड था। तो जेपी मूवमेंट में आरएसएस पूरी तौर से शामिल हो गया, और उसमें आरएसएस के एक बड़े प्रचारक नानाजी देशमुख, ये इसके सर्वा हो गए। जयप्रकाश नारायण के बाद पूरा संगठन का काम उनको मिला। कई लोगों ने जेपी की आलोचना की कि आप ये आरएसएस वालों को क्यों साथ में ले रहे हो, आरएसएस तो एक फाशिस्ट संगठन है। तो जयप्रकाश नारायण उस समय कांग्रेस विरोध में इतना चूर हो गए कि उन्होंने इस बात को सोचा ही नहीं, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया, अगर आरएसएस फाशीवादी है, आरएसएस फाशिस्ट है, तो मैं भी फाशिस्ट हूँ। खैर, ये उनकी पुरानी समझ के बहुत खिलाफ था, पर शायद उन पे जो प्रभाव पड़ा होगा उसके कारण इन्होंने ये बात कही। खैर, इससे एक बात सिद्ध हो गई कि आरएसएस, जिसको उस समय तक एक राजनीतिक तौर से दूर रखा जाता था, अब उसकी स्वीकृति, लेजिटिमेसी बन गई, और इमरजेंसी के बाद इनमें से कुछ लोगों को जेल में भी डाला गया। और जैसे जेल में डाला गया तो उस समय आरएसएस के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस थे, और जेल में जाकर जैसे इन लोगों का होता है, सबसे पहले माफ़ी मांगने की कोशिश करना, और जो शासक है उनसे थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करना, यानी ये बताना कि हम कोई आपके इतने विरोध में नहीं हैं। तो इस प्रकार के कुछ पत्र उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखे। इंदिरा गांधी ने उसका जवाब नहीं दिया, और खैर कई कारणों से फिर इमरजेंसी हटा दी गई। और उसी के साथ जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी के गठन का आमंत्रण दिया, टू मेक जनता पार्टी, टू ब्रिंग ऑल द अपोजिशन पार्टीज़ टुगेदर। सब विरोधी पार्टियों को ये साथ मिलाए, और उन्होंने इनको ले जाकर राजघाट पर एक शपथ दिलाई। बापू की समाधि के सामने, कि हम धर्मनिरपेक्षता की राह पर चलेंगे, हम लोकतंत्र की राह पर चलेंगे, और हम देश के विकास की बातें करेंगे। ये शपथ उनकी थी। खैर, जनता पार्टी बनी, तो जनता पार्टी के अंदर भी एक तरफ सोशलिस्ट थे, दूसरी तरफ ये दक्षिणपंथी भारतीय जनसंघ वाले थे। ये भारतीय जनसंघ को डिसॉल्व कर दिया गया,
और ये जनता पार्टी में आ गए। पर जनता पार्टी में आने के बावजूद इन्होंने अपना आरएसएस से संबंध नहीं तोड़ा। तो जनता पार्टी के अंदर कई लोगों ने बात कही कि आप ये दोहरी सदस्यता, डबल मेंबरशिप नहीं रख सकते। तो जनता पार्टी में जो कैबिनेट थी उसमें जनसंघ की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और वर्मा, ये 3 केंद्रीय मंत्री थे। और इन मंत्रियों ने कहा कि भाई जनता पार्टी से तो क्या है, हम आरएसएस के तो सदस्य हैं जो इसको हम कभी छोड़ नहीं सकते। आरएसएस तो हमारी प्राथमिक सदस्यता है, तो उसके साथ चिपके रहे। इससे जनता पार्टी टूट गई। अब जनता पार्टी टूट गई तो उस जनता पार्टी टूटने के बाद भारतीय जनसंघ वाला जो पुराना धड़ा था, द फैक्शन ऑफ भारतीय जनसंघ, इसने अपने आप को रीग्रुप किया, फिर से साथ में आए और एक पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत में इन्होंने एक बहुत प्यारा स्लोगन दिया, वो था गांधीवादी समाजवाद। बहुत प्यारा स्लोगन है। अब वैसे तो इनकी विचारधारा के एक व्यक्ति ने गांधी का मर्डर किया। इनके एक सरसंघ चालक ने अपनी किताब में लिखा कि मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट ये हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए अंदरूनी खतरे हैं। और उसके बावजूद इन्होंने समाजवाद की भाषा इस्तेमाल की, क्योंकि मैं आपको बता दूं उस समय समाजवाद शब्द बहुत लोकप्रिय था। लोगों ने देखा कि समाजवाद, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक वेलफेयर की जो बातें हुई थी उससे देश में कितनी तरक्की की, जिसके बारे में मैंने पहले एपिसोड में बताया। खैर, समाजवाद बहुत लोकप्रिय था और गांधी तो खैर भारत के राष्ट्रपिता, न केवल भारत, पूरे दुनिया में लोकप्रिय थे। तो ये शब्द तो बहुत प्यारा था, पर वो प्यारे शब्द के कारण इनके जो पुराना आधार था उसमें कोई ख़ास लहर नहीं दौड़ी और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा विकास नहीं हुआ। 1984 के चुनाव में उनको केवल दो एमपी चुन कर आए और उसके बाद फिर इनके जो दूसरे बड़े लीडर थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने राम मंदिर आंदोलन की लगाम, राम मंदिर कैंपेन जब तक वीएचपी चला रही थी उसको अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने नारा दिया, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसके पृष्ठभूमि में खैर शाहबानो का केस हो चुका था, जिसमें एक गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करके मुस्लिम प्रोटेक्शन लाया गया और वो एक बहुत बड़ा बहाना बना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस नारे को फैलाने का कि ये सरकार मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है। तो उस समय आडवाणी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। एक कि ये स्यूडो सेकुलर हैं, ये वास्तव में सेकुलर नहीं है, वास्तव में सेकुलर तो हम हैं, और उनकी सेकुलरिज्म की परिभाषा जो है वो उनके काम से दिखती है। दूसरा, उन्होंने जो बात कही मुसलमानों का तुष्टीकरण। अब वैसे कोई भी लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र में जहाँ धर्मनिरपेक्षता होती है वहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, द प्रोटेक्टिव क्लॉजेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, वो होते हैं। और उसको एक्चुअली थोड़ा याद दिला दूं कि भारतीय संविधान की जो कमेटी बनी थी माइनॉरिटी राइट्स के लिए, माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन के लिए, उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार पटेल उसके अध्यक्ष थे। पर खैर मुसलमानों के लिए जो तुष्टीकरण की बात की गई, मुसलमानों का ऐसा कोई तुष्टीकरण तो हुआ नहीं। हाँ, ये बात सच है कि कुछ मुसलमान मौलाना, दक्षिणपंथी लोग जो मुस्लिम विरोधी हिंसा के कारण जिनकी शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, उनका तुष्टीकरण ज़रूर किया गया, जैसे कि शाहबानो के केस में भी उनको एक प्रकार से ये किया गया। तो खैर, मुसलमानों का तुष्टीकरण, इसके नाम पे कांग्रेस की बदनामी, ये बहुत लोकप्रिय हो गई। और तीसरा, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये आंदोलन जो इन्होंने चालू किया, रथ यात्राएँ चालू की, और ये रथ यात्रा को ज़्यादा ज़ोर, ज़्यादा मजबूती, ज़्यादा इंटेंसिटी मिली वीपी सिंह के मंडल कमीशन के लगाने के बाद। मंडल कमीशन जिसमें 26% रिजर्वेशन ये ओबीसी के लिए रखा गया, उससे समाज के एक तबके को लगा कि ये जो मेरिट है उसका क्या होगा, ये लोग भी हमारे बीच में आ रहे हैं और ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो खैर उसके बाद इसको तीव्रता मिली और इसी के साथ साथ एक तरफ रथ यात्रा चलती थी, दूसरी तरफ रथ यात्रा के पीछे दंगे भड़काए जाते थे।
क्योंकि दंगों की जो पृष्ठभूमि यही थी कि वही जो मैं चर्चा कर चुका हूँ, मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा, ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया और राम मंदिर उसका एक उदाहरण है। ये बात बहुत लोकप्रिय हो गई और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। एक 450 साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक स्ट्रक्चर जो मौजूद था वहाँ इतने सालों से, उसको सरेआम तोड़ दिया गया। सरकार देखती रह गई और उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर था, उसके मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने एफिडेविट दिया था कि मैं इस मस्जिद की सुरक्षा करूंगा। पर उन्होंने ऐसे काम किए जिससे मस्जिद टूट गई और बाद में उन्होंने गर्व से कहा, मैंने जो किया मुझे उसके लिए बहुत गौरव है कि मैंने भगवान राम की सेवा में ये सब काम किया। खैर, अब यहाँ से एक दूसरी बात चालू होती है कि समाज में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। 1992 के बाद भारत में बहुत बड़े पैमाने पर बम्बई में दंगे हुए और बम्बई के दंगे, उसके साथ साथ एक प्रक्रिया चालू हुई अल्पसंख्यकों के बीच में, वो है घेट्टोइजेशन। हिंदी में इसका बहुत खास शब्द नहीं है, यानी एक प्रकार की कम्युनिटी एक जगह सिमट कर रह जाती है। मैंने बम्बई में बात देखी। बम्बई में जोगेश्वरी, मुमरा, भेंजी बाज़ार में सब मुसलमान वहाँ जमा होने लग गए। बम्बई में दूसरी जगहों पे अपने घरों को छोड़कर यहाँ आने लग गए। मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था सुरक्षा, सिक्योरिटी। और इसलिए ये दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा है कि जिस मुस्लिम समाज में गरीबी ज़्यादा थी और समाज सुधार की बहुत ज़रूरत है, उसमें सिक्योरिटी के कारण उन्होंने इन्हीं मुद्दों पर फोकस किया। और खैर, ये घेट्टोइजेशन की प्रक्रिया जो मैंने खुद बम्बई में 1992-93 में देखी, आज ये प्रक्रिया देश में बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े शहरों में बढ़ रही है। और इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि घेट्टोइजेशन ये समाज का एक बिंदु है जहाँ एक कम्युनिटी ये बताती है कि यहाँ का लोकतंत्र कितना कमज़ोर है। और इसी के बारे में मुसलमानों का पिछड़ापन। और आज तो ऐसा भी है कि, और तो छोड़िए, शबाना आज़मी जैसी एक कार्यकर्ता जो एक्टर तो है पर वो घरों के हक़ के लिए लड़ने वाली एक महिला जिसने मानव अधिकारों के लिए काम किया, आज उसको भी मिश्रित मोहल्लों में घर नहीं दिया गया। कई मैं ऐसे टाटा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर दोस्तों को जानता हूँ जिनको उनके धर्म के कारण मिश्रित मोहल्लों में जगह नहीं मिली। और अब तो ये बात आम कर दी जाती है कि घर बेचने वाले पहले से ही लिख देते हैं कि यहाँ मुसलमानों के लिए घर नहीं दिए जाएंगे। तो दोस्तों, घेट्टोइजेशन, सीमितीकरण की प्रक्रिया जो शुरू में बम्बई में एक बड़े पैमाने पर आई, आज वो प्रक्रिया देश के कई भागों में फैल रही है। और बड़े शहरों में अब बिल्डर, घर बनाने वाले जो व्यापारी होते हैं, वो आम तौर पे लिख देते हैं कि मुसलमानों को हम घर नहीं देंगे। और उसमें हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी भी बहुत दुख से उन्होंने लिखा कि लोगों ने मुझे कहा कि हम मुसलमानों के लिए एक अलग बस्ती बना रहे हैं, आप उसमें आइए। उन्होंने कहा मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। खैर, ये जो ध्रुवीकरण का मामला है 1992-93 के बाद और तेज़ी से बढ़ता गया। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम यहीं बंद करेंगे। इसी का दूसरा भाग हम फिर से लेंगे, क्योंकि हमने सांप्रदायिकता की जो यात्रा आज़ादी से चालू होकर एक बड़े पड़ाव पर 6 दिसंबर 1992 को आई, वहाँ तक की यात्रा को हमने देखा है। और इसके बाद जो आज चल रही है, 1992 के बाद से जिस प्रकार की राजनीति चली, हम इसी के दूसरे भाग में, अगले एपिसोड में उसको देखते रहेंगे। देखते रहिए इस हमारे एपिसोड को। थैंक यू वेरी मच।